नेग्लेक्ट आपने किया है या कोई ओमिट आपने किया है, ओमिशन आपने किया है और उसमें आपकी जो है गलती नहीं है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो भी आपकी लायबिलिटी बनती है, तो उसको बोलते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी या फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आपने इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के नाम से जो है जाना जाता है, इसी को हम नो फॉल्ट लायबिलिटी भी बोलते हैं। तो आइए समझते क्या है। हे एवरीवन, मेरा नाम है सोना और आप बेसिक लॉ विद सोना। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पहले जो है टॉट में नहीं थी, ये आई है 1868 से। एक केस आया था, उस केस का नाम है रैलेंड वर्सेस फ्लेचर। अब मिस्टर रैलेंड ने अपनी जो जमीन है, अपने है जो लैंड है, इस पर एक रेजरवायर बनाया, इसको एक आर्टिफिशियल लेक टाइप। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को जो है ठेका दे दिया कि इसको बनाया जाए। अब उस कॉन्ट्रैक्टर ने देखा कि कुछ सुरंगे है, कुछ माइन शाफ्ट्स है उसकी जमीन पर, जो कि इसने भरे नहीं कॉन्ट्रैक्टर ने, और ऐसे ही किसी बुरादे से भर दिया और उसके ऊपर है जो रिजर्वायर बना दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सुरंग है, इससे आर्टिफिशियल लेक से या उस रिजर्वायर से पानी जो है सुरंगों से निकलकर चला गया मिस्टर फ्लेचर की कोल माइन में, और उसको नुकसान हो गया। यहाँ पर जब मिस्टर फ्लेचर ने इसके ऊपर स्यू किया कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला कि कंपनसेशन मिस्टर रायलैंड को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मिस्टर रायलैंड ने जो है अपने डिफेंस में बोला कि मैंने तो जो है रीजनेबल केयर रखी थी, और एक प्रूडेंट आदमी, एक बुद्धिमान आदमी जो भी जो है केयर करता है वो मैंने करी है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं। तो यहाँ पर बोला कोर्ट ने कि यहाँ पर जो है आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, क्योंकि आपने अपने जो जगह है, अपनी लैंड है, इसका अननेचुरल जो है यूज किया था इसके लिए। अब इसके जो अगर असेंशियल एलिमेंट देखें हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, जो इस केस में प्रतिपादित किए थे, ये प्रिंसिपल जो लेट डाउन किए गए थे इस केस में, वो ये थे। नंबर 1 कि आपने अपनी जगह का अननेचुरल यूज किया, मतलब नेचुरल नहीं अननेचुरल यूज किया। दूसरा, आपने डेंजरस थिंग अपनी जगह पर रखी। तीसरा, वो स्केप हो गया और उससे चौथे व्यक्ति को जो है नुकसान हो गया या किसी थर्ड व्यक्ति को नुकसान हो गया, तो वहां पर लायबिलिटी आपकी नो फॉल्ट लायबिलिटी बनेगी। अब भारत में जो है इसको एज इट इज अपना लिया गया, और बहुत से केस में जो है इसी केस से मिलते जुलते जो है जो केस आए थे उनके ऊपर इसी केस को अप्लाई किया गया। लेकिन हमने इसको कुछ मॉडिफाई भी किया है और उसमें बना है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी अगर आपको जानना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, इसके कुछ जो है एक्सेप्शंस भी है। तो नंबर 1 एक्सेप्शन वो है एक्ट ऑफ गॉड। अगर एक्ट ऑफ गॉड है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा है स्ट्रेंजर्स का वर्क, अगर स्ट्रेंजर कुछ करके किया है तो भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए डिपेंडेंट लायबल नहीं होगा। तीसरा होता है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, अगर प्लेंटिफ ने खुद ने ही कुछ गलत सलत काम किया है तो भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी डिपेंडेंट की नहीं बनेगी। और चौथा है कॉमन बेनिफिट। कॉमन बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अगर दोनों का बेनिफिट हो रहा हो किसी काम में तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनेगी। और पांचवा है कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ ने किसी काम को करने की कंसेंट दी है और बाद में अगर उसको नुकसान हो जाता है तो वो डिफेंडेंट को जो है ब्लेम नहीं करेगा। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शन है। लेकिन अब मैं बात करती हूँ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी आया, जिसमें हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को मॉडिफाई करके लिया है, तो इसमें जो है कोई एक्सेप्शन नहीं बनता है। तो अगर आपको भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट करेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी, और इसी तरह टोट के और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं उस पर जो है फुल वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।